Hello viewers, today I am going to cover competency focused practice questions given by Council for the year 2024-25 from History Civics paper number 1. So first of all, starting with MCQ, in the today's video I am going to cover near about 32 questions. First is Rajya Sabha is to 238 plus 12 members, it means 250 members. So Lok Sabha is to dash members. तो लोक सभा में कितने members हैं? 520 plus 30 means कितने members total आ रहे हैं? तो means 550 हो गया. At present in Lok Sabha I think 543 or 545 members are there. Second question from Union Legislature. The House has 550 members. अभी आपने ऊपर देखा on a particular day 45 members are present. The government wants to present a bill. What do you think will happen? 550 members में से 45 members ही आए हैं. तो अगर हम इसका 1/10 भी काउंट करेंगे तो 1/10 मीन्स 550 को 10 से डिवाइड करोगे तो 55 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है मीटिंग स्टार्ट करने से पहले. तो ए ऑप्शन इज गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी सो द बिल विल बी पास्ड. हो ही नहीं सकता. द गवर्नमेंट कैन नॉट पास द बिल. एंड थर्ड इज द गवर्नमेंट इज अनेबल टू इंट्रोड्यूस द बिल बिकॉज द स्पीकर एडजॉर्न द हाउस. आपको पता है स्पीकर को एडजॉर्न करना पड़ेगा. क्यों? इन द एब्सेंस ऑफ एटलीस्ट 1/10 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप जिसको हम क्वारम कहते हैं वो नहीं है. तो 1/10 मेंबर यानी मिनिमम 55 मेंबर्स अगर नहीं होंगे. अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो मिनिमम 55 है. अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां पर कितने 250 यानी कि मिनिमम 25 मेंबर्स चाहिए हैं उनकी मीटिंग के लिए. नेक्स्ट इज यूनियन लेजिस्लेचर. 31st July 2023 ANI reported government to introduce Delhi Services Ordinance Bill in Lok Sabha tomorrow. Why should the government introduce an ordinance in the Lok Sabha? क्यों दिया गया है ये ordinance? The government need the approval of only the Lok Sabha. Government needs the approval of the opposition. Rajya Sabha has no power over an ordinance. No. Last option number D is correct. Every ordinance needs to be approved by both the houses of the parliament to become law. आपको पता है दोनों houses की approval चाहिए. Although president is empowered to promulgate an ordinance at a time, but when parliament is not in session. But यहाँ पर दोनों houses की approval चाहिए जब session है. Next is identify the exclusive powers of Lok Sabha. Introduces the money bill, passes an ordinary bill, can vote a government out of power, can impeach the president. तो यहाँ पर अगर इंट्रोड्यूस द मनी बिल है तो ये कौन कर सकता है? राज्यसभा कैन ओनली डेलिब्रेटली उसको रोक सकती है 14 डेज के लिए और तो कुछ नहीं कर सकती है. और कैन वोट ए गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर ये भी हो सकता है. एज मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन लोकसभा. अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है और पास भी लोकसभा ही कर सकती है. तो एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा में हमारा पी ऑप्शन ठीक है क्योंकि मनी बिल तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. राज्यसभा सिर्फ डिले कर सकती है 14 डेज के लिए. और आपका नेक्स्ट आ गया आर यानी पी एंड आर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस case. Question number 5. Which of the following can make the amendment as shown in the picture? तो आपको पिक्चर में दिखाया differently abled protest demand amendments in rights bill. किसके लिए आया? अमेंडमेंट है. बिल कैन नॉट बी पास्ड विदाउट द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स और 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट. तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? दोनों हाउसेज होने चाहिए यानी कि पार्लियामेंट. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर द पार्लियामेंट क्योंकि अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट का एज ए होल होना जरूरी दोनों हाउसेज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट. Next is 12 February 2023 Economic Times report. More than 97.64 lakh cases settled in the first National Lok Adalat of 2023. ये नलसा की रिपोर्ट है. Which advantage of the Lok Adalat is most highlighted in the above headline? कि जल्दी जल्दी सेटलमेंट करवाया गया है. तो बहुत सारे एडवांटेजेस है और हर बार एक एमसीक्यू जरूर आता है इस टॉपिक से. सेव मनी, स्पीडी जस्टिस. तो हेयर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्पीडी जस्टिस, बिकॉज उन्होंने बताया कि इतने लाख केसेस जो थे वो सेटल किए गए लोक अदालत के द्वारा. नेक्स्ट इज हाई कोर्ट फीस. देयर हैज बीन ब्लंटेड इनजस्टिस इन केस सॉल्व्ड बाय द लोअर कोर्ट एंड ट्रांसफर्स द केस टू इटसेल्फ टू चेक द जजमेंट. खुद के पास ट्रांसफर करवा रहा है हाई कोर्ट, नीचे किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से लोअर कोर्ट से ले रहा है. विच जुरिस्डिक्शन इज इट एक्सरसाइजिंग? कौन सी जुरिस्डिक्शन है? रिवाइजरी. आप डेफिनेशन में यही पढ़ते हो तो ये रिवाइजरी. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Eighth question. In 1853, the British East India Company did not acknowledge the succession of Anand Rao, the son of Rani of Jhansi, as a powerful heir to the throne. How did the British justify this decision? And the answer given in this case is
A option is correct. He was named the ruler without the consent of the British East India Company. As we all know, this is doctrine of lapse कि आप अगर हायर को खुद से अडॉप्ट करोगे तो आपको उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो आप दे सकते हो, लेकिन आपका वो हायर जो है वो रूलर नहीं बन सकता है. बट इस केस में थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसमें it had inherited the private property of the deceased. ये पॉइंट भी ठीक ही आ रहा है. And he was not a natural male heir to the throne. He was too young. ये तो खैर नहीं है. नेचुरल मेल हायर टू द थ्रोन नहीं था, ये भी तो बात ठीक है ना. सी भी तो है क्योंकि वो नेचुरल मेल हायर नहीं था. नेचुरल मतलब कि उनका बेटा नहीं था, तो इसमें ये भी ऑप्शन ठीक आ रही है. बट क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन ठीक दिया है तो मैं ए कर रही हूँ, बट इसमें सी भी आ सकता है. होपफुली ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में ना मिले जिसमें मोर देन आपको एक ऑप्शन ज्यादा सही लग रही है. हाँ, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है यूज हो रही, वो तो पता चल रहा है. रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद द करेक्ट ऑप्शन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज टू demobilize public opinion all over the country. So here option number D is correct, to attain self governance. All other three options are not correct. क्योंकि हमें तभी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यही बात बोली है कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स लर्न करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक का ऑब्जेक्टिव दूसरे में चला जाएगा तो वो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर तो मार्क्स पक्का डिलीट करवा देंगे. Question number 10. The central government of a country has decided to enforce a law that involves issuing licenses to keep arms. Who among the following British Governor General had passed a similar law in India in 1878? किसने ये लॉ पास किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिल्टन. लॉर्ड लिटन की ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. और इसकी रिप्रेसिव पॉलिसीज वैसे भी बहुत इनफेमस थी. इंट्रोड्यूस्ड इंडियन आर्म्स एक्ट आपको पता है इन 1878, which made it criminal offense for Indians to carry arms without license. But main thing क्या है कि not applicable to the British, तो उनके ऊपर लागू नहीं है, सिर्फ इंडियंस के लिए बनाया गया है. Next is, read the two statements given below about the split in Congress and select the opinion that shows the correct relationship between A and B. So A statement is, leaders with moderate political opinions wanted to insert a clause in the Congress constitution that said that Swaraj was to be achieved through constitutional means. तो ये कह रहा है कि पॉलिटिकल उनका लीडर्स का ये कहना था कि ये क्लॉज होना चाहिए कि स्वराज जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हम लाएंगे. B statement is, Swadeshi and boycott were the basic components of methods of struggle of assertive nationalists that led to the split in Congress in 1907. Here B contradicts से ऐसा तो नहीं है. So option number B is correct. B is the reason for A, because assertive nationalist believes that their objective of Swaraj could not be realized without pressure tactics or some sort of direct action. तभी तो वो aggressive कहलाए. Next is, read the two statements given below that the partition of Bengal and select the option that shows the correct relationship between A and B. So A option is, partition of Bengal was a mere readjustment of administrative boundaries. क्या सिर्फ boundaries को adjust करने के लिए किया गया था? B is, nationalists believed that the government did not intend to strike at the roots of Indian nationalism. Did not, यहाँ पर ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है. Did not लिखा है, जबकि क्या मानना था उनका? इंटेंट था, उनका इंटेंशन ही यही था. तो B contradict A, B is the reason. और C option is correct in this case. A is true, but B is false, because we all know that Lord Curzon's decision has an actual intention to divide Hindu and Muslim nationalists. As you know, patriotism का जो fervor था वो बंगाल में बहुत ज्यादा हाईलाइट था उस टाइम, तो उसको ब्रेक करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था. Next question is, analyzing the picture given below, identify the statement that does not align with the content. बहुत सारे आपको नेशनल न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं उस समय के, केसरी, महाराष्ट्र, ये सारे दिखाई दे रहे हैं. क्या दिखाया गया है? Does not align with its content. तो पहला है, press spread modern liberal ideals such as liberty, freedom, equality among the populace. Correct है. B is, press provided a platform for various social groups from different regions of the country to exchange their views. Correct है. C is, the press played an important role in organizing political movements. ये भी correct है. D है, press regularly praised the policies of British government in India. क्या वो उनकी praise करती थी? हमने not align लिखना है, तो ये option आएगा, option number D, क्योंकि press उनकी praise नहीं करती थी बल्कि उनकी policies को सबके सामने true intention के साथ present करती थी.
14th is choose the options that do not apply to the immediate objectives of the Indian National Congress. P is to prevent national workers from all parts of India from becoming personally known to each other. ये तो है, आपको पता है 1885 में सबसे पहला इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया था ताकि सब लोग पर्सनल एक दूसरे को जान पाएं. Q is to end all racial, religious and political provincial prejudices to promote national unity. नहीं. To formulate popular demands on vital Indian problems. ये भी नहीं है. So S is correct, to manipulate the public opinion. तो P and S both are correct, which is option number C in this case. Do not apply to the immediate objectives. क्योंकि हमने not word को ignore नहीं करना. हमें पता है कि बाकी सब हैं, तो आपको objectives में बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए objectives हर organization के आपको learn करने हैं. 15th question assertion है गांधी जी called off the non-cooperation movement in 1922. Reason is an unruly crowd burned down a police station at Chauri Chaura in 1922. So here A option is correct. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A because his policies has non-violence in them. तो यहाँ violence आ गया था, इसीलिए उन्होंने called off कर दिया था movement को. Next is the issue on which civil disobedience movement of 1930 was launched was. क्या issue था? Equal employment opportunities for Indians. The proposed execution of Bhagat Singh, salt monopoly exercised by British government or complete freedom. So option number C is correct. Salt monopoly exercised by British government, जिसके लिए civil disobedience movement के launch के लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च इसी के लिए तो किया गया था. Next is a statement we shall either free India or die in the attempt is associated with which of the following? Non-cooperation movement, civil disobedience movement, individual सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट. गांधी जी तो मरने मारने की बात ही पहले नहीं करते थे. ये तो सुभाष चंद्र बोस के बाद आने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने डू और डाई का नारा दिया था कि अब कोई और सोल्यूशन नहीं है, करो या फिर मरो. तो ऑप्शन नंबर डी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ये दिया गया था स्लोगन डू और डाई. 18th, at Wardha, the Congress Working Committee adopted a resolution that was passed in Bombay. Name the resolution. तो adopted word है, अगर passed दिया होगा तो passed a resolution at Bombay on 8th August 1942, तो वो डेट अलग हो जाएगी. लेकिन यहाँ adopted है, ध्यान से वर्ड को पढ़ना है. adopted का अलग है और passed का अलग है. अगर passed लिखा होता तो passed at Bombay on 8th August 1942 आता. बट here adopted के हिसाब से पूर्ण स्वराज और बी आ गया आपका क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इन जुलाई 1942. सो आपका आंसर तो वही रहेगा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी. 19th, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ नेताजीज लाइफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डेट वाइज आपको लगाना है. तो सीधे लगाते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. फर्स्ट आ गया कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप. गांधी जी के ना मानने के बावजूद भी, मतलब उनको भी उन्होंने बीट करके वहां पर कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप गेन की थी. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि कांग्रेस में उनके साथ नहीं हुआ, नहीं अच्छे से रहा. आपने पढ़ा है रिफ्ट बिटवीन देम, लेकिन हमने हमारे सिलेबस में वो इतना डिटेल में नहीं है. सो थर्ड ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक उसके बाद आएगा. नेक्स्ट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए के बन गए थे. और लास्ट इज प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया उन्होंने डिक्लेयर करी थी. तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने हैं किसी किसी चैप्टर के लिए डेट वाइज. ऐसे कुछ क्वेश्चन तो जरूर आएंगे और वो ज्यादातर एमसीक्यू फॉर्म में ही आते हैं. Question number 20. Which of these statements regarding the status of princely states are incorrect with reference to the Mountbatten Plan? जरूर आता है Mountbatten Plan. Acceptance आ जाएगा, चाहे उसके clauses आ जाएंगे. Princely states would receive the choice of to be independent or join the Indian Union. अब incorrect बोला गया, ये तो correct है. All existing treaties with the princely states would end, ये भी correct है. C is a plebiscite will be held for all states. क्या प्लेबिसाइट सारी स्टेट्स के लिए लिया गया था? तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी. क्योंकि प्लेबिसाइट वाज हेल्ड फॉर ओनली NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, उनके लिए दिया गया था, ऑल स्टेट्स के लिए नहीं दिया गया था. एंड डी ऑप्शन इज फ्रीडम टू एसोसिएट विद एनी डोमिनियन. तो यहाँ पर ये नहीं है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. रेफरेंडम दिए गए थे, कई जगहों पर स्पेशल मीटिंग्स हुई थी, लेकिन वो सब स्टेट्स के लिए नहीं हुआ था, ये हमने लिखना है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Which of the following is an executive function of the president in a parliamentary system? Issuing ordinances. अब आपको हेडिंग याद करनी इसीलिए जरूरी है कि ये
पावर तो है, लेकिन ये किस हेडिंग के अंडर आती है? तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन पूछा है, इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट, उसको प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करना है, ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा। Next is assertion है, the president uses his discretionary judgment to appoint the prime minister when no party has a clear majority in the parliament. तो president की discretionary judgment में है ये। Next reason में, the president cannot appoint a prime minister on the advice of outgoing prime minister who may have lost the election or the support of the house. तो कह रहा है कि president जो है वो prime minister से कुछ ले ही नहीं सकता, cannot appoint a new prime minister, जो outgoing prime minister उसके advice नहीं ले सकता। तो here option number C is correct. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Correct नहीं है, explanation correct नहीं है, वैसे ये दोनों statements correct हैं, क्योंकि आपको पता है outgoing prime minister से advice थोड़ी ली जाएगी, वो तो कहेगा मुझे ही बना दो फिर। Question number 23, Mr. Patil was not found eligible for the election as the Vice President of India, even though he had the qualification of being a citizen of India, जो first qualification है वो है, and not being a member of Parliament and State Legislature, वो भी है। तो on what ground was he disqualified? तो हमारे को सारे disqualification criteria learn करने हैं। For being above the age of 35, for being qualified as a member of Council of State, ये हो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ऊपर लिख दिया है, तो इसमें option number C is correct। For holding any office of profit under the center or the state government, तो आपको पता है ये भी clause आता है disqualification के लिए। Next is, your uncle is a renowned scientist. He has neither contested nor won any election to the Rajya Sabha, but he has recently become a member of Rajya Sabha and has been appointed as a minister. How is this possible? Means आप किसी के भी member नहीं हो और आपने कोई election भी नहीं लड़ा, फिर आप राज्यसभा में कहाँ से आ गए? आपको पता है राज्यसभा में nominated member भी होते हैं। So option number B is correct. He was nominated by the president. आपको पता है president nominate 12 members of from person having special knowledge as or practical experience in different fields. तो आपके अंकल को उसी criteria पे रखा गया क्योंकि वो renowned scientist हैं। Next is, in August 2002, President Dr. Abdul Kalam sought the help of Supreme Court in connection with the controversy between the Election Commission and the government on elections in Gujarat. तो controversy हुई थी। तो jurisdiction of the Supreme Court applicable in the above mentioned situation is, तो उन्होंने क्या लिया वहां Supreme Court से? Advice ली है ना, तो कौन सा jurisdiction हो जाएगा? Option number C, advisory। Advisory jurisdiction president ले सकते हैं, उसको माने या ना माने वो उनके ऊपर होता है। Next is, the House is discussing an issue regarding the nation in the month of November. Which session is in motion? समर सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन। अगर नवंबर है तो कौन सा होगा? समर तो हो नहीं सकता, तो विंटर सेशन। वैसे हमारे देश के हिसाब से तो नवंबर मतलब मैरिज सेशन होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी मैरिजेस नवंबर में ही आ जाती हैं। मैं तो फेस करती हूँ हर साल, मुझे आपका नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 27, contemporary word. Which of the following is incorrect with reference to World War I? ट्रिपल एंटिटी, फ्रांस, रशिया, जापान और बाद में इंग्लैंड भी है, तो ठीक है। अलाइंड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, करेक्ट है। ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, करेक्ट है। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इसमें इटली दिया गया है, तो हमारा इटली नहीं आएगा यहाँ पर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड देयर एलीज आ जाएगा। तो एलाइज मतलब जो भी उसके साथ में है, तो सेंट्रल पावर से हमारे पास ये आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है, ऑल अदर 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अगेन इनकरेक्ट? हिस्ट्री के पेपर में इनकरेक्ट वर्ड और नॉट वाला तो आपको बहुत बार मिलने वाला है। अबाउट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? टर्म इन ऑफिस इज 3 years, इनकरेक्ट है। दे आर बोथ नॉमिनेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पर आपके पास आता है इलेक्ट 15 जजेस फॉर 9 years के लिए करते हैं, यहाँ पर नॉमिनेटेड वर्ड आया हुआ है। अगला तो ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट मे बी री इलेक्टेड, तो बी, सी एंड डी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आई थिंक विच इज इनकरेक्ट इन दिस केस। Next is, which of the following objectives of the UNO has been recently added? Maintain international peace, develop friendly relations among nations, Center for Harmonizing Action of Nation and disarm, decolonize and develop। तो recently added में हमारे पास objectives में, वैसे आपको बार बार देख लो objectives कितनी बार आ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी is correct in this case, आपको करने ही हैं objectives। Next is, why did Britain and France
follow the policy of appeasement towards Japan in the period before the outbreak of World War II. पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का मतलब ही क्या होता है, मैं देख रही हूँ कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन मैं आंख बंद कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, कर लो, थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट, जापान कुड बी यूज्ड टू वीकन चाइना। यहाँ वो देख रहा है कि ये कर रहा है जापान, लेकिन उनको था कि वो चाइना को वीक कर देगा, इसलिए वो लोग चुप रहे। ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट। It was a competition between the US and Russia, मतलब Soviet Union, and their respective allies. It was an ideological war between the superpowers. Cold War का मतलब ही क्या है? It triggered an arms race. ये सारी statements तो correct हैं। तो US and USSR, रशिया वर engaged in direct war. कोई direct war नहीं हुई। Cold War का मतलब ये है कि कोई direct war नहीं है, हम सामने से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीछे पीछे लड़ाई चल रही है। आपने Cold War पढ़ा है टॉपिक में अच्छे से। Next is which movement is depicted in the above cartoon? Formation of UN, non-aligned movement, beginning Cold War, none of the above. Option number B is correct. नाम का दिखाया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, इधर यूएस है, यूएस एड दे रही है हमें, सोवियत मतलब रशिया एड दे रही है, लेकिन वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम दोनों में से किसी को भी अलाइन नहीं करेंगे, तभी तो इसका नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट है। So with this I conclude my today's video. Hope you enjoy watching it. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon, क्योंकि मैंने आपको भी बहुत सारी important videos देनी है। Now you are left with a very short duration before your exams. So आपको ये टाइम पूरा अच्छे से यूज करना है। मैं कोशिश करूंगी कुछ स्ट्रेटेजीज भी आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूंगी। Thank you for watching till the end. Thank you.